हाँ जी, क्लाउडी कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल स्पेशलाइज्ड मशीन X85. A new version of the machine is gaining popularity in the market, and CCL is therefore considering introduce a similar version, that is D44. Detailed research in this respect has been carried out in the last 6 months at a cost of rupees 3.25 million. रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास जनाब। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 450 मिलियन, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लांट, और उसने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बता दिए। कहता सेल वॉल्यूम ऑफ X85 इन द लेटेस्ट ईयर्स 30,000 यूनिट्स. It is estimated that introduction of 844 would reduce sale X85 2,000 units every year. कहते हैं अभी X85 की जो सेल वॉल्यूम था ना वो 30,000 यूनिट्स बिकते थे, लेकिन 2,000 यूनिट कम बिकेंगे जब D44 आ जाए। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस उसने बता दी 40,000 और 32,000, और 85 का कंट्रीब्यूशन बता दिया उसने 5,500 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट भी बता दी। इंपैक्ट ऑफ सेलिंग प्राइस वो कहता है इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे देखो अब उसमें बता रहा है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट 10% फॉर बोथ द मशीन या प्लांट्स। कहता है जो प्लांट्स या मशीन से मुराद ये कह रहा है कि उस पर जो वेरिएबल कॉस्ट लगनी है, यानी प्रोडक्शन पर जो वेरिएबल कॉस्ट लगनी है या फिक्स्ड कॉस्ट लगनी है या सेल प्राइस है जो इन दो मशीनों से हमें मिलेगी, उसका 10% इंक्रीज करना, चाहे वो पुरानी मशीन है चाहे वो नई मशीन। इसमें रेजिडुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, वो मशीन से हासिल होने वाली जो प्रोडक्शन है और उसकी कॉस्ट है उसकी बात कर रहा हूं। The new plant would be depreciated 25%, रेजिडुअल वैल्यू और कैरिंग वैल्यू बराबर है, टैक्स 30% है, और पेएबल कब करना है जी? इन द ईयर। ये भी कभी कभी इन एरियज पे होता है, वो कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ऐसा भी कभी कभी क्या देता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, आपने फाइंड करना है IRR। Assume that cash flow would arise at the end of the each year unless otherwise। हाँ जी, तो सबसे पहले आप अपनी सेल फाइंड करेंगे। अब डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ही फाइंड कर रहे हैं, CCL इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेल्स या कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। हाँ जी, पहले साल का कंट्रीब्यूशन कितना है? अब जरा खामोश हो जाएं, सवाल पे फोकस करें। 40,000 माइनस 32,000, 40,000 माइनस, और ये किस साल का है? पहले साल। अगर टुडे प्राइस पे होता तो फिर हम इसको ईयर 0 पे समझते। उसने कहा जी पहले साल का आपका इतना रेवेन्यू आएगा 40,000 और 32,000, तो हमने उसका लिख दिया 8,000। ईयर कितनी है हमारे पास? हाँ जी, 32,000 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? अच्छा, यहां पर ना एक वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। 8,000 पहला साल, फिर 8,000 को 1.10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8800 दूसरा साल, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.08, 9680 64। अब जरा गौर फरमाइए ये क्या किया है? ये इन्फ्लेशन का 10% हमने उसकी प्राइस के अंदर, क्योंकि वेरिएबल कास्ट का भी 10% था, सेलिंग प्राइस का भी 10% था, तो फिर कंट्रीब्यूशन पर भी उतना ही डिफरेंस आएगा। अब आप इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा ईयर 1 का आउट इनफ्लो 25,000 से, 27,000 से और 29,000 से। रुपीज एंड थाउजेंड कर लो, ज्यादा नहीं, इतनी नहीं बढ़ेगी। 180 मिलियन नहीं ना, 10,000 में कर लो ना। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 160,000। फिर 25 को 8800 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है?
कितना? फिर 27 को मल्टीप्लाई कर दें, कितना? 2616 261 261 360 फिर लास्ट 29,000 को 10648 से मल्टीप्लाई कर 30879 7 हाँ जी, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया, मतलब ये वाली बात कंप्लीट होगी। कहता है 5500 आप कंट्रीब्यूशन लॉस करोगे इसकी वजह से, और ये तो 1 यूनिट का है, और आपने कितने यूनिट लॉस करने हैं? 2000। तो हमने क्या करना है, कंट्रीब्यूशन लॉस जो कि हमारी कॉस्ट होती है, कंट्रीब्यूशन लॉस। हाँ जी, इसके ऊपर भी अप्लाई होना है, क्योंकि उसने कहा ओल्ड प्लांट का भी और न्यू प्लांट का भी। तो पहले साल तो 5500 आ गया, अगले साल मल्टीप्लाइड बाय 1.10 6050 मल्टीप्लाई बाय 1.10 6655 73। अब इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 है ना, हम इन 1000 से में कर रहे हैं, तो इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले कितना आ जाएगा? 11000 12100 13310 14641 जी। वो कहता रिड्यूस द सेल बाय 2000 एवरी ईयर। कहता हर साल 2000, मतलब पहले 2 साल 2000, फिर 4000, फिर 6000, फिर 8000, क्योंकि डिक्रीज 2000 एवरी ईयर, हर साल 2000 कम हो रहा है। तो अब इसको पहले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके अगले को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अगले को 8 से। तो करें जरा मल्टीप्लाई, 11000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सर ये इसको डबल कर देते हैं, अच्छा 11000 ठीक है। 24,200। कल यही बात आपसे मैंने पूछी, आपने कहा था इसका 4 ईयर इफेक्ट यही बात आप नहीं, ये अगर आप पूरा पढ़े ना, उसने कहा है डिक्रीज बाय 2000 एवरी ईयर, डिक्रीज बाय 2000 हर साल 2000 से, जो डिक्रीज बाय होता है ना, उसका मतलब है इतने से बढ़ते जाना है। जैसे वो कहता है कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो 10% एवरी ईयर है, तो हम हर साल फिर 10%, यानी हर पिछले साल में अगला 2000 ऐड कर, हर पिछले साल में, जैसे पहला 2000 है ना, आगे फिर आगे मजीद 2000 मजीद कम होगा, तो 4000 टोटल डिक्रीज हो जाएगा। यही बात कर मैंने आपसे पूछी थी, आपने बोला था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसमें 4 ईयर इफेक्ट है। जब हम क्लास के बाहर होते हैं ना, उस वक्त हमारा दिमाग किसी और तरह से होता है, ठीक है ना, उस वक्त नहीं, इंग्लिश में उसने जो कहा है ना कि एवरी ईयर, तो इसकी वजह से वो 2000, 4000, 6000 और 8000 हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखते ना, 2000 में जब हम इफेक्ट लेते हैं क्वेश्चन एक तरह से चल रहा है, 4000 से इफेक्ट नहीं, नहीं क्वेश्चन को हमने अपने तरीके से नहीं चलाना। देखिए पहली बात तो ये कि आज हमें जो लग रहा होता है ना, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, हमने तो देखना है कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। प्रैक्टिकली होता ऐसा है कि जब आप कोई नई प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हो ना, और वो बेहतर होती है, शुरू में लोग उससे फेमिलियर कम होते हैं, ऐसा होता है ना, तो उसकी डिमांड किसी और चीज को कम असर कर रही होती है। जैसे जैसे इस चीज की वो जो नई प्रोडक्ट है उसकी फेमिलियरिटी बढ़ती है, लोग उसको जानना शुरू कर देते हैं,
तो पुरानी प्रोडक्ट का यूज होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, नई प्रोडक्ट का यूज ज्यादा। ये बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। हाँ, अगर वो कहता कि हर साल कॉन्स्टेंटली 2000 कम हुआ है तो फिर हम, उसने सिर्फ रिड्यूस्ड बाय 2000 एवरी ईयर का जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ ना, इसकी अंग्रेजी का मतलब यही बनता है। उसने 2000 कहा है ना सिर्फ। अगर वो कहता है ना कि प्रोपोर्शनेट बेस के ऊपर या उसी की सेल के यूनिट की बेस के ऊपर वो कर रहा है, तो फिर हम वो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड करके करते हैं कि अगर ये उसकी 20,000 पे 2000 कम हुआ था तो 25,000 पे कितना कम होगा, 27,000 पे कितना कम होगा, फिर उस हिसाब से वो प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। हाँ जी, तीसरा क्या आ गया? देखा ना कि 2000, 4000, 6000 है तो हमें पता चल गया कि इस लाइन का मतलब ये है। नहीं, मेरी बात ये होता ही है कि इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना पेपर में, इन केस तो पेपर में ये होता है कि वहां पर तो बस अल्लाह तवक्कल पे चलता है, लेकिन ये साफ साफ लिखा हुआ डिक्रीज बाय 2000 एवरी ईयर। नहीं, उसने एवरी ईयर का मतलब है डिक्रीज्ड बाय, हर साल। वो ये कहता है कि हर साल 2000 की वैल्यू कॉन्स्टेंटली कम हुई है, बस वो रिड्यूस्ड बाय का लफ्ज इस्तेमाल ना करता। रिड्यूस्ड बाय एवरी ईयर का मतलब है हर साल, क्योंकि इंक्रीज्ड बाय और रिड्यूस्ड बाय का मतलब ये होता है कि पिछली वैल्यू में प्लस या माइनस होकर आगे जाना हो। और ये जितने भी ये इन्फ्लेशन का हम इफेक्ट लेते हैं वो भी तो हर पिछले साल पे 10% लेते हैं ना। जैसे अगर वो कहता है 10% वैल्यू बढ़ी है, अब 200 का 10% आता है 220, 10%, अब हम इसका 10% लेते हैं, इस वैल्यू का आगे फर्दर चेंज लेते हैं, हम इसका नहीं लेते। तो इस वजह से ना वो जो इंक्रीज बाय या रिड्यूस्ड बाय होता है तो ये उसी का मतलब यही सेम है। हाँ जी, उसके बाद तीसरे साल की क्या वैल्यू आ रही है? 399 30 58 560। हाँ जी, उसके बाद आ जाए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 45 मिलियन और 75 मिलियन में सबसे पहले साल कितनी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी? 30,000, फिर 33,000, 36,000, 3,000, 36,300। ये तीसरे वाला सर। तीसरे वाला 36,300। और चौथे वाला 22,930। फिक्स कॉस्ट के बाद इंपैक्ट ऑन इन्फ्लेशन की बात होगी, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ गया। उसकी मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग नया नया एक्सपीरियंस करने की बजाय ना एक फिक्स वर्किंग याद कर ले अपनी, और ताकि आपको वहां पर टाइम कम से कम लगे। जो अगर इनिशियल लॉन्च, वैसे तो क्वेश्चन के अंदर आज तक नहीं आया, बट अगर आया हो तो फिर हमें एक ही तरीके से वर्किंग याद होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले यहाँ पर एसेट की वैल्यू बता दो कितनी है? 450,000। हाँ, आप ये कर सकते हो कि सारी बुक वैल्यू एक दफा लिख लो, सारी बुक वैल्यू एक दफा लिख लो, तो फिर उसकी परसेंटेज ले लेंगे। यानी इतना एक आप रिस्क ले सकते हो, और ये ले आराम से लिया जा सकता है रिस्क। डेप्शन का रेट क्या है? 25%। तो बुक वैल्यू कितनी बात की? 75%। आप ऐसा करो 450,000 का 0.75 कर दो, 33500। फिर उसके बाद इसका 75% ले लो, 253,120। फिर इसका 75% ले लो, 189,840। ये बस थोड़ा सी बुक वैल्यू आई है आपके पास। अब आप ले लो डेप्रिसिएशन, इस सब का 25% लेते जाओ। 450,000 का 25%, 1125 84 38 63280
63280 4746 4746। अब इसकी बुक वैल्यू भी बता दें। 142380 142380। अगर रेजिडुअल वैल्यू बताई हो तो इसके साथ कंपेयर कर देंगे, अगर ना बताई हो तो वो खुद ही कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू और कैरिंग वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब है नो गेन नो लॉस। आपने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, और अगर इसमें से इनिशियल अलाउंस भी होगा तो वो भी माइनस करेंगे, अगर इसमें से इनिशियल अलाउंस भी होगा तो वो भी हम माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास खत्म होगी हर बुक वैल्यू फाइंड करने की आपको जरूरत। हाँ जी, टैक्स सेविंग लेनी है या एड बैक वाला करना है? तो टैक्स सेविंग ले लो। फिर कितने परसेंट है टैक्स, कितने परसेंट है? तो 112,500 का 30% ले लो। 33, फिर 25314 25314 18980 14240 14240। चलिए जी, हमारे पास आ गया ये। तो फिर अगर आपने डेप्रिसिएशन नहीं लेनी फिर तो इसको क्लोज कर दो, और तो कुछ नहीं है ना। तो आप निकालें जरा टैक्स कैश फ्लोज। 11 162 185 130 3। हाँ जी, अब हमने क्या करना है, टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। कितना टैक्स आ गया? 257 35700 48840 55540 555 63090। फिर हमने लिख देते हैं टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। हाँ जी, वो वैल्यू जो लिखवा दो जो अभी फाइंड करके आए हैं। 25314 25314 18980 189। 14240। हाँ जी, ये वर्किंग यहाँ तक तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती है। आपका अगर आपने डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने वाला किया है, किसी ने किया है डेप्रिसिएशन वाला, तो उसका नेट कैश फ्लो आपने मैच करना है। और अगर आप नेट कैश फ्लो हमेशा बराबर आता है, चाहे आप जो मर्जी मेथड अप्लाई करें, बाकियों का यहां तक ही मैच कर लें। उसके बाद हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 450,000। और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 142। वर्किंग कैपिटल है इसके अंदर? खत्म हो गया। हाँ जी, नेट कैश फ्लो 450,000। डबल 1 7050 705 13924 274 148 148 570 570 303830। हाँ जी, अब अपने कैश फ्लो मैच कर लें। अगर नहीं मैच हो तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके कैश फ्लो नेट कैश फ्लो मैच, क्योंकि आगे तो हमने 2 दफा रेट लेना है, 2 दफा एनपीवी आ जाएगी और आईआरआर का फार्मूला लग जाएगा। हाँ जी फिजा, कौन सा कैश फ्लो मैच नहीं हो रहा या कोई भी नहीं मैच हो रहा? वो चेंज आ सकता है आपके
हाँ आखिरी अमाउंट कहा सकता पहले नहीं। अच्छा बताएं कौन सी वैल्यू चेंज आ रही है? नहीं, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल इशू है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, और अगर कैलकुलेशन इशू है तो वो तो फिर आपका। चलिए जी, इस क्वेश्चन पे है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं अच्छी चीज डिस्कस की हुई है, बाकी आसान क्वेश्चन है। आपका जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। 9 अभी हम करने लगे हैं। होमवर्क में 10 और 11 है। Modern Transport Limited is considering an investment proposal from Burak Cab Service. क्वेश्चन ये है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी है is considering an investment proposal from Burak Cab Service. बुराक कैब सर्विस ने आपको एक प्रपोजल दिया। आपकी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो कैब सर्विस भी यही काम करती है। As per the proposal, MTL would provide branded cars to BCS. प्रपोजल ये है कि वो कहता है MTL को, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कंपनी को, कि आप मुझे ना ब्रांडेड कारें दें अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। BCS वुड पे रेंट 1.8 मिलियन पर एनम पर कार। कहता है जितनी गाड़ियां दोगे ना हम आपको 1.8 मिलियन उसका पे करेंगे एक साल का, मतलब 18 लाख रुपया सालाना देंगे। द कार वुड ऑपरेट्स ऑन अ 24 आवर्स बेसिस। और वो कहता है जाहिर सी बात है उसने कैब सर्विस है, वो 24 घंटे उन्होंने। द पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। कॉस्ट ऑफ ड्राइवर and maintenance cost of the car would initially paid by BCS but would be adjusted against car rental payable to MTL at the end of each year. तो फिर ये किसकी कॉस्ट हुई, MTL की या BCS की? MTL की, क्योंकि उसने, इसका मतलब है वो कह रहा है कि भाई गाड़ी भी दो, ड्राइवर भी दो, और उसकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी आप खुद उठाओ, मैं सिर्फ आपको 18 लाख रुपया सालाना दे दूं। आगे वो कहता है MTL would provide the smart mobile phone to each driver. MTL कौन है, हम हैं या हम इन्वेस्टर हैं? हम MTL है। हमें वो कह रहा है कि भाई साहब हमें 3 गाड़ियां दे दो, सॉरी 1 गाड़ी दे दो, मैं उसको 18 लाख रुपया दे दूंगा, एक ड्राइवर भी उसके साथ होना चाहिए, रिपेयर मेंटेनेंस भी आपकी जिम्मेदारी। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें 18 लाख रुपया बारे में है या नहीं। वो कहता है कि MTL has estimated the following cost of deployment of car. कहता है एक गाड़ी 2 मिलियन की आ जाएगी और 35,000 उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का खर्चा आ जाएगा। मतलब टोटल खर्चा कितना आ जाएगा एक गाड़ी के ऊपर? 20,35,000, और 4 साल उसकी लाइफ होगी। इसका मतलब है हमें 18 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी रेंट के नाम से एक गाड़ी के बदले। उस पर खर्चा कितना आ गया? 2 मिलियन तो उसकी गाड़ी की कीमत, और 4 साल के एंड पे वो 0.75 मिलियन की बिक भी जाएगी। 35,000 रजिस्ट्रेशन आएगा, ये तो इसके अंदर ही प्लस हो जाएगा। आपको पता है कि जो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है या इंडिशियल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं। मोबाइल फोन प्राइस पर सेट 15,000। यहां पर उसने लिखा है MTL वुड प्रोवाइड अ स्मार्टफोन टू ईच ड्राइवर, और एक मोबाइल फोन कितने का है? 15,000 का। टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज। इस लाइन का मतलब क्या है 5? टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल खरीदा उसी साल सारा एक्सपेंस में लिख देना है। मतलब उसने इसकी लाइफ 1 साल समझी है, यानी 15,000 का आपने फोन लेकर देना है ड्राइवर को, और इसको ये नहीं कहना कि जिसकी लाइफ 5 साल है मैं इसको 5 पे डिवाइड के डेप्रिशिएट करूं। हाँ, अगर लाइफ 5 साल होती या 4 साल होती तो हम उसको 4 पे डिवाइड करते, लेकिन उसने खुद ही कह दिया कि टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ। चार्ज ऑफ का मतलब ही यही है कि आपने SOPL को चार्ज कर। फिर कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। It would reduced by 5,000 each year due to decrease in WDV of the car.
आपने उनसे कहा जी 50,000 इंश्योरेंस प्रीमियम देनी है और हर साल 5,000 कम देनी है। ये एक्सपेंसेस फैमिली वाले हैं या आउट ऑफ फैमिली वाले हैं? इंश्योरेंस वाला टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इसका मतलब ईयर 1 का एक्सपेंस फैमिली से बाहर है, वो ईयर 0 पे है। ईयर 2 का एक्सपेंस ईयर 1 पे है, इसी तो आउट ऑफ टाइम कह लो, आउट ऑफ फैमिली अच्छा लफ्ज नहीं लगता। तो एनुअल सैलरी पर ड्राइवर, एक ड्राइवर को सालाना सैलरी आपने देनी है 3 लाख। वर्क वुड वर्क इन 8 आवर शिफ्ट, एक शिफ्ट है 8 घंटे की। आपने कितने घंटे गाड़ी चलानी है? 24 घंटे। तो आपको कितने ड्राइवर चाहिए? 8 घंटे की एक शिफ्ट है, तो एक कार के लिए 3 ड्राइवर चाहिए। एक कार के लिए फिर फोन भी 3 चाहिए होंगे एक कार पे। अब ये तो नहीं होना कि अच्छा यार तू जा रहा है फोन दूसरे को दे के जा। तो मेन तो फोन का मकसद ही यही है कि किसी को बुलाना हो कि अगर वो लेट हो रहा है तो चलो बंदा उसको फोन करके बुला लेता है। तो फोन भी 3 चाहिए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है मोबाइल फोन पर सेट, और यहां पर लिखा हुआ है प्रोवाइड स्मार्टफोन टू ईच ड्राइवर। हर ड्राइवर को उसने एक स्मार्टफोन लेकर देना है। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस खर्चा है 60,000। ड्यू टू एजिंग ऑफ द कार कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10। कहता है जैसे जैसे गाड़ी बड़ी होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे उस पर 10% रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी ज्यादा आएगा। ये सारी कहानी क्लियर हो गई। इसमें एक कहानी पे आप फंसोगे, या जब ये पेपर में सवाल आया था लोग फंसे हो सिर्फ एक चीज के ऊपर, बाकी सारा सवाल उनका ठीक होगा, वो इस 15,000 के। वो कहता है मोबाइल फोन प्राइस पर सेट 15,000। अब अक्सर स्टूडेंट ने 3 गलतियां की। एक कि इस 15,000 का ड्राइवर को मोबाइल तो देना है, इसका टाइम गलत लिया। इसका टाइम वाला कौन सा लेना था? ईयर 0, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ड्राइवर आएगा उसी दिन ही उसको मोबाइल देना पड़ा। दूसरा, इसको एक्सपेंस नहीं लिया, ये एक्सपेंस है। जाहिर सी बात है आपने 15,000 चार्ज टू फॉर द ईयर का मतलब क्या है? आपने उसी साल एसओपीएल को चार्ज कर दिया, तो इसको एक्सपेंस नहीं लिया पहली बात, और दूसरी साल ये एक्सपेंस भी आउट ऑफ फैमिली एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस भी आउट ऑफ फैमिली एक्सपेंस है। भला क्यों? क्योंकि ये तो ईयर 0 पे है। और दूसरा एक गलती जो आप सोच रहे थे कि उन्होंने कहा है कि जी ये साल में तो ये चार्ज करता है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जी मोबाइल फोन भी शायद हर साल दे रहे हैं। हर साल नहीं दे रहे, वो सिर्फ एक्सपेंस में इसी साल चार्ज करते हैं, क्योंकि एक इतना कोई मटेरियल एक्सपेंस नहीं है 15,000, तो इसलिए जैसे स्टेशनरी के एक्सपेंस को हम चार्ज कर देते हैं मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के तहत। तो ये वजह थी कि 15,000 एक हमारा एक्सपेंस है, यानी 100% डेप्रिशिएटेड है, उसी साल सारा डेप्रिशिएट कर दिया उसने, और है भी आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ फैमिली। उसके बाद वो कहता है 25% डेप्रिसिएशन का रेट, 30% टैक्स, इन्फ्लेशन 5%। कुछ नहीं बताया किसके ऊपर लगानी है किसके ऊपर नहीं लगानी। तो इसका मतलब है इनफ्लो और आउटफ्लो पे लगा लो, रेजिडुअल वैल्यू पे ना लगाओ। लगा भी दोगे तो गलत नहीं करेगा। उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। आई कैप ने जो अपना सोल्यूशन दिया हुआ है उसके अंदर उसने नहीं लगाया हुआ। आप अगर इन्फ्लेशन, क्योंकि उसने ये कहा ही नहीं कि इन्फ्लेशन स्पेसिफिक है, वो कहता है इन्फ्लेशन पर एनम 5%। बिल्कुल लगेगी 10% उसकी एजिंग की वजह से लगेगी। एजिंग से मुराद है कि उसकी चीजें टूटती फूटती ज्यादा है, लेकिन वो जो उसका रेट अप्लाई होता है कॉस्ट, वो भी 10% भी लगेगा। हाँ, ये मुझे बताया ये इंश्योरेंस पे इन्फ्लेशन लगेगी या नहीं? इंश्योरेंस पे इन्फ्लेशन लगेगी या नहीं? इंश्योरेंस में नहीं लगती, मतलब इंश्योरेंस तो पहले डिसाइड हो जाती है कि भाई आपकी इतना है। हर इंश्योरेंस हमारा ये वाला कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है उस तरह से कि जैसे हम रिपेयर करवाने जाएंगे तो अगली दफा जाएंगे तो चीज महंगी रिपेयर होगी। ये तो आपने पहले ही इंश्योरेंस करवाई, वो कहता ठीक है जी 50,000 दे देना, और अगर हर आने साल में 5,000 कम कर दे, वो पहले से डिसाइड है। तो इंश्योरेंस के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं लगती होती जी। हाँ, उसमें पहले से डिसाइडेड होती है ना। हाँ जी, तो इसमें मेन मैं ये सवाल करवा रहा हूँ आउट ऑफ फैमिली एक्सपेंस की वजह से कि उनको कैसे डील करना है। आपने पहले एक दफा सवाल आया हुआ है, अब 2 पॉइंट इसके अंदर है और मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ईयर्स हैं 4, 0, 1, 2, 3, 4।
रुपीज एंड 1000 कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है रेंटल, 1.8 मिलियन है ना, 1800 कर लेते हैं और 1.05 से मल्टीप्लाई कर दो। 1800 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 5% इन्फ्लेशन है। 1890। फिर मल्टीप्लाई बाय 1.05, 19 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 208। अब हमारे पास ये चीज हो गई। उसके बाद ये सेकंड पोर्शन का हिस्सा है। ये सेकंड पोर्शन क्या है? मोबाइल फॉर आउट फॉर फैमिली है, शेयर प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आउट ऑफ फैमिली है, एनुअल सैलरी। सैलरी पहले साल कितनी है? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। 3 ड्राइवर है ना, एक ड्राइवर की सैलरी 3 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 945 मल्टीप्लाई बाय 1.05, 992, 104 जी। हाँ नहीं, रेंट अगर आप देखें तो उसने ये कहा है कि रेंट आज, उसके बाद जो इन्फ्लेशन है ना, वो जो रेवेन्यू हमारा होता है ना, मेन रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, उसी को तो इन्फ्लेशन इफेक्ट करती है। नहीं प्री डिफाइन है, लेकिन ये जो होता है ना कि जैसे आप कोई घर रेंट पे लेते हो तो उसमें कहा जाता है 10% हर साल बढ़ना है। इसके ऊपर सेल और कॉस्ट, जो नॉर्मल कॉस्ट होती है, उसके ऊपर हमेशा लगता है इन्फ्लेशन, उसके ऊपर है। और तो इन्फ्लेशन किसी पे लग ही नहीं सकता, ना ये गाड़ी की कीमत पे लगेगा, ना ये रेजिडुअल वैल्यू पे लगेगा। तो मेन लगता ही रेवेन्यू के ऊपर है और उसके कॉस्ट के ऊपर है। सैलरी के बाद इस तरह तो हम सैलरी भी कह सकते हैं ना कि सैलरी भी प्री डिफाइन है। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस, पहले साल के कितने हैं? 60,000। अब 60,000 को 1.10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1.05 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एजिंग की वजह से वो एक्सपेंस ज्यादा आएंगे और इन्फ्लेशन की वजह से उसका रेट भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई बाय 1.10 और मल्टीप्लाई बाय 1.05 कितना आ गया? 69 पॉइंट को छोड़े फिलहाल 80, 92। उसके अलावा हमारे पास कोई और फैमिली वाला खर्चा नहीं है। हमारे पास आ जाएगा नेट टैक्स कैश फ्लो। अच्छा माशाल्लाह, हम इतने ज्यादा वो आदी हो जाते हैं इसके टैक्स कैश फ्लो लिखने के कि क्वेश्चन के अंदर टैक्स होता ही नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं नेट टैक्स कैश फ्लो। टैक्स कैश फ्लो तब लिखना होता है जब टैक्स उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। तो टैक्स हो ही ना अगर, तो फिर ये डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट और टैक्स कैश फ्लो लिखना ये भी नहीं लिखेंगे, फिर सिंपल लिखेंगे नेट कैश फ्लो। कितना आ गया टैक्स कैश फ्लो? 840, 876, 908, 913, फिर 950। उसके बाद आ जाएगा टैक्स एट द रेट ऑफ 840 का 30%, 252, 876 का 50% ले, 30% ले, 26913 का
274 और 950 का पहला 281 चलो 1 लिख लो 5 लिख लो इसकी। चले जी टैक्स दूसरी चीज, एक तो हम डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग लिखते हैं वो एंड पे लिखते हैं, यहां पर मैं लिख दूंगा मोबाइल सेट 45,000 15,000 का एक है ना, तो टोटल 45 आ जाएगा, ये हमारा आउटफ्लो होगा। टैक्स सेविंग ऑन मोबाइल सेट, इसका 30% ले जरा 13 पॉइंट चेक किया, ये एक्सपेंस था ईयर 0 पे हुआ था, लेकिन टैक्स तो अपने साल आना है। कैश फ्लो ये 0 पे है, लेकिन टैक्स जब ये इसने इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी तो ये पहले साल के एक्सपेंस में ही आया होगा और उसी के नेट प्रॉफिट पर लगा होगा, तो पहले साल के एंड पे ही वो टैक्स पे किया होगा। उसके बाद इंश्योरेंस आप इकट्ठा करके भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, ये सारे नॉन फैमिली वाले एक्सपेंसेस इकट्ठे करके उसका टैक्स सेविंग या टैक्स चार्ज भी लिख सकते हो। हाँ जी 50,000 था पहला, 45,000, 40,000, 35,000 टैक्स सेविंग ऑन इंश्योरेंस। 50,000 का 30% लिया 15, 45 का कितना 40 का 3.5 10 पॉइंट। बस इसको एक मेन कंसीडर करने वाली बात थी, मोबाइल सेट फिर उसका टैक्स सेविंग, इंश्योरेंस फिर उसका टैक्स सेविंग। जो भी आउट ऑफ फैमिली एक्सपेंसेस या इनकम आपको नजर आए जो जिस टाइम की हो, उस टाइम पर ना कैश फ्लो में आ रही हो, उसको सेकंड पोर्शन में जाकर उसके साथ अलग ही ट्रीटमेंट कर दो। मतलब उसका कैश फ्लो लिखकर अगर वो इनकम है तो टैक्स चार्ज आएगा, अगर एक्सपेंस है तो टैक्स सेविंग आएगा। और दूसरा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लो, वो आपने खुद ही कर लेनी है। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कितने का एसेट है 2035,000 का, ये है उसकी कीमत 2035। यहां पर तो हम पहले लिख लेंगे टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन भी लिख लेना, मैं कॉलम बना देता हूं आपको। फिर आप लिख लेना इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितनी है 20, उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 750 लिख दे। मिलियन में लिखो 1000 में लिख लो, ये तो मैंने 1000 में लिखी हुई है। हाँ जी डेप्रिसिएशन कर लोगे ना 25% रेट है, चलो लेख बता दो कर लेते हैं 2035 2035 इसका 75% ले 2035 का 75% 1526 फिर इसका 75% ले 45 फिर इसका 75% ले 859 अब डेप्रिसिएशन ले लेते हैं इसका 25%, 2035 का मल्टीपल 509 1526 का 25%, 382 1145 का 28 और 859 का 21 और आखिरी की तो बुक वैल्यू भी चाहिए होती है 859 में से 215 माइनस करो
6 डबल 4 और इसको हमने बेचा कितने का 750 का गेन ऑन डिस्पोजल 106। अच्छा एंड वाला काम ना मैं जो टैक्स सेविंग जब आपने निकालनी है ना तो टैक्स सेविंग आखिरी वैल्यू पे इन दोनों को इकट्ठा करके निकालो तो आपकी मर्जी, अलग अलग निकालो आपकी मर्जी। अगर इसकी टैक्स सेविंग फाइंड करना चाहोगे तो पहले कैसे फाइंड करोगे 215 माइनस 106 215 क्योंकि वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये गेन है प्लस तो हो नहीं सकता ये लॉस होता तो प्लस हो जाते तो पहले इनको नेट करेंगे फिर गेन बचेगा तो टैक्स चार्ज आ जाता डेप्रिसिएशन बची तो टैक्स सेविंग आ जाएगी। तो हमारे पास जब टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन आएगा तो किस तरह से आएगा जनाब सबसे पहले तो 509 का 30% 153 382 का 30% 115 286 का 86 और 215 माइनस 106 कितना बच गया 109 का आपने लेना है 33 ये है आपका टैक्स सेविंग। और अगर हम दूसरा प्लस माइनस वाले तरीके से करते हैं तो वहां पर दो कॉलम बन जाते हैं एक डेप्रिसिएशन का अपना और एक गेन ऑन डिस्पोजल का। चलें जी कल से फिर आपका थोड़ा सा लगेगा पता कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो 10 और 11 इसके क्वेश्चन जो अच्छे हैं ना वो 12 के बाद है 11 तक आसान है।